नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा जीव जो ना पौधा है, ना जानवर, पर हमारी दुनिया और जिंदगी में काफी अहम है। हाँ, हम मशरूम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ शुरुआती जानकारी तो है इनके बारे में, पर आज हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या, दिखते कैसे हैं, इनका पोषण में क्या रोल है। और कितने तरह के होते हैं, कौन से खा सकते हैं, कौन से नहीं, और खाने के अलावा भी इनके क्या इस्तेमाल हैं। हाँ, काफी कुछ है जानने को, तो तैयार हो जाइए। कवक जगत की ये दुनिया शायद आपको हैरान कर दे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये मशरूम आखिर है क्या चीज? पहली नजर में तो अजीब सा पौधा लगता है। हाँ, लगता है, पर ये पौधा है नहीं, ये फंगस है, फफूंद। फंगस? अच्छा। हाँ, इनका अपना एक पूरा किंगडम है, फंजाई किंगडम, कवक जगत। ये पौधों और जानवरों से एकदम अलग है। पौधे तो अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल से, और जानवर चलकर शिकार करते हैं या खाना ढूंढते हैं। फंगस का तरीका बिल्कुल अलग है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। और ये मिलते कहाँ हैं ज्यादातर? जानकारी तो कहती है कि नमी वाली अंधेरी जगहों पर। बिल्कुल सही। और ये जगह इनके काम के बारे में भी बताती हैं। अक्सर ये आपको सड़ी गली लकड़ी पर या पत्तों के ढेर में, गोबर पर या नम मिट्टी में उगते मिलेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ज्यादातर मशरूम जो है वो प्रकृति के बहुत बढ़िया डीकंपोजर हैं, मतलब अपघटक। अपघटक? हाँ, वो मरे हुए पेड़ पौधों, जानवरों, इन सब को तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी काम है। अरे वाह। और एक और मजेदार बात, जो मशरूम हम ऊपर देखते हैं ना, वो तो सिर्फ उसका फलने वाला हिस्सा है, फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा। असली जीव तो जमीन के नीचे होता है, धागों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, उसे माइसीलियम कहते हैं। वही असली फंगस है जो खाना सोखता है। जमीन के नीचे पूरा जाल, ये तो बहुत दिलचस्प है। और वैज्ञानिक तौर पर देखें तो किंगडम फंजाई हो गया, फैमिली एगारिकसी बताई गई है, और जो आम बटन मशरूम हम खाते हैं उसका नाम है एगारिकस बिस्पोरस। जी बिल्कुल। अब जरा इसकी बनावट देखते हैं। जो हिस्सा हमें दिखता है उसकी शक्ल तो जानी पहचानी है। ऊपर वो छतरी जैसी टोपी। हाँ, उसे कैप कहते हैं। और अगर आप उसे पलट कर देखें तो नीचे पतली पतली प्लेट्स जैसी दिखेंगी, वो गिल्स कहलाती हैं। गिल्स? हाँ, देखी हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इनका एक बहुत खास काम है। क्या काम है इन गिल्स का? ये ऐसी परतदार क्यों होती हैं? ये परतें जो हैं वो सतह का क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा। और इसी सतह पर मशरूम अपने बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स, जो उसकी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। स्पोर्स? हाँ, सोचिए, इन गिल्स की वजह से एक छोटे से मशरूम में लाखों, करोड़ों, अरबों स्पोर्स बन सकते हैं। ये सीधा सीधा उसकी रिप्रोडक्शन की रणनीति है। अरबों? कमाल है। और फिर इस टोपी और गिल्स को संभालने के लिए एक डंठल होता है ना? हाँ, स्टाइप कहते हैं उसे। हाँ, स्टाइप या तना। वो उसे जमीन से या जिस चीज पर वो उग रहा है उससे जोड़ता है। तो मोटे तौर पर हो गए टोपी, गिल्स और डंठल। हाँ। पर असली फैलाव तो नीचे है, माइसीलियम का। बिल्कुल, माइसीलियम ही असली फंगस है। मशरूम तो बस उसका फल है, जिसका काम है अगली पीढ़ी तैयार करना। चलिए, अब आते हैं पोषण पे। खाने में तो मशरूम बहुत इस्तेमाल होते हैं। जानकारी कहती है कि इनमें प्रोटीन है, विटामिन बी, मिनरल्स, फाइबर। क्या ये सच में इतने पौष्टिक हैं? पावर हाउस कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो, पर हाँ, पोषण का एक बहुत ही अनोखा पैकेज जरूर है ये। प्रोटीन होता है इनमें, शायद मीट जितना नहीं, पर पौधों के मुकाबले काफी अच्छा। विटामिन्स में बी ग्रुप वाले, जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, ये अच्छी मात्रा में होते हैं। एनर्जी के लिए जरूरी है ये। और मिनरल्स, जैसे सेलेनियम, पोटेशियम, कॉपर, ये भी मिलते हैं। और फाइबर तो है ही, जो पेट के लिए अच्छा है। और एक बात जो काफी सुनी जाती है कि इनमें कैलोरी और फैट बहुत कम होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए वजन कम करने वाली डाइट्स में ये इतने पॉपुलर है। पेट भर देते हैं बिना ज्यादा कैलोरी दिए। सही। एक और दिलचस्प बात बताऊं, कुछ मशरूम ऐसे हैं जिन्हें अगर उगाने के बाद या तोड़ने के बाद थोड़ी देर धूप या यूवी लाइट में रख दें तो उनमें विटामिन डी भी बन जाता है। अरे, विटामिन डी? ये तो पौधों में नहीं मिलता आमतौर पर। हाँ, यही तो इनकी खासियत है। तो पोषण के मामले में ये काफी अलग और फायदेमंद है। वाकई। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर। आपने स्पोर्स का जिक्र किया था, बीजाणु। ये कैसे काम करते हैं, फैलते कैसे हैं ये? ये स्पोर्स बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, बिल्कुल धूल के कणों जैसे।
जब मशरूम पक जाता है तो ये गिल से हवा में रिलीज होते हैं। हवा में? हाँ, और जैसा मैंने कहा इनकी संख्या अरबों में होती है, तो फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। हवा से या पानी के बहाव से ये दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और फिर कहीं भी गिरकर रुक जाते हैं? नहीं, कहीं भी नहीं। उन्हें उगने के लिए, मतलब नया माइसीलियम बनाने के लिए बिल्कुल सही माहौल चाहिए होता है। सही तापमान, सही नमी और सही खाना, मतलब लकड़ी या मिट्टी जैसा सबस्ट्रेट। अच्छा, तो आसान नहीं है। हाँ, करोड़ों में से शायद कुछ ही स्पोर्स कामयाब हो पाते हैं। लेकिन फंगस के लिए ये फैलने और जिंदा रहने की एक बहुत कारगर स्ट्रैटेजी है। इससे वो नए इलाकों में पहुंच पाते हैं और बदलते माहौल में भी अपनी नस्ल को जारी रख पाते हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है ये कुदरत की। सच में। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, मशरूम कितने तरह के होते हैं। जानकारी इस पर बहुत जोर देती है कि इनमें विविधता बहुत है, और सबसे बड़ा फर्क है खाने लायक और जहरीले मशरूमों में। हाँ, और ये फर्क जानना सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। हजारों किस्म के मशरूम हैं दुनिया में। कुछ तो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर, शीटाके, पोर्टोबेलो वगैरह। इनकी तो खेती भी होती है। हाँ, ये तो हम खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत खतरनाक जहरीले मशरूम भी हैं। स्रोत में एक का नाम दिया है अमेनिटा फलोइडिस, डेथ कैप। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सही है। डेथ कैप दुनिया के सबसे जहरीले मशरूम में से एक गिना जाता है। जरा सा खाने पर भी ये लिवर और किडनी को फेल कर सकता है और अक्सर जानलेवा साबित होता है। बाप रे। और मुश्किल ये है कि ये दिखने में कुछ खाने वाले जंगली मशरूम जैसा लग सकता है। इसमें जो जहर होता है, इमाटॉक्सिन, वो बहुत धीरे धीरे असर दिखाता है। लक्षण कई घंटों या दिनों बाद आते हैं, जब तक शरीर को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब जंगली मशरूम तोड़ने में तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि विशेषज्ञता चाहिए। कौन सा खाने लायक है, कौन सा जहरीला, इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। रंग, आकार, गंध, कहाँ उग रहा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और फिर भी गलती हो सकती है। अच्छा। कई जहरीले मशरूम तो खाने वाले मशरूम के हमशक्ल होते हैं, लुक अलाइक। तो सीधा सा नियम है, अगर आप किसी जंगली मशरूम को 100% यकीन के साथ नहीं पहचानते तो उसे हाथ भी मत लगाइए, खाना तो दूर की बात है। बिल्कुल। सिर्फ बाजार से खरीदे हुए या किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट से पहचान करवाए हुए मशरूम ही खाने चाहिए। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ये चेतावनी वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं मशरूम के इस्तेमाल की। खाने का तो हमने जान लिया, पर जानकारी कहती है कि इनके और भी बहुत उपयोग हैं। हाँ बिल्कुल, खाने में तो ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग स्वाद, टेक्सचर, पोषण, हर तरह के खाने में उमामी फ्लेवर भी देते हैं ये। और खेती की वजह से अब तो साल भर मिलते हैं। खाने के अलावा दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो गैनोडर्मा लूसिडम ऋषि मशरूम का नाम था। हाँ, ऋषि मशरूम और भी कई हैं, जैसे लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स, टर्की टेल। ये सदियों से पारंपरिक दवाइयों में इस्तेमाल होते आए हैं, खासकर चीन और जापान जैसी जगहों पर। अच्छा। और अब मॉडर्न साइंस भी इनमें पाए जाने वाले खास केमिकल्स जैसे बीटा ग्लूकन्स और ट्राइटरपीन्स पर रिसर्च कर रही है। ऐसा माना जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है और शायद कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। अरे वाह! हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये किसी दवा का सीधा विकल्प नहीं है, अभी और रिसर्च की जरूरत है। पर हाँ, दवाइयों के लिहाज से इनमें बहुत संभावनाएं दिखती हैं। ये दिलचस्प है कि पारंपरिक ज्ञान अब साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा बन रहा है। और फिर औद्योगिक इस्तेमाल की भी बात थी, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स। हाँ, ये भी एक बड़ा फील्ड है। पेनिसिलिन की खोज याद है ना, वो भी तो पेनिसिलियम फंगस से ही हुई थी। हाँ बिल्कुल। उसने तो मेडिकल साइंस बदल दी। हाँ। आज भी कई एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाएं फंगस से ही मिलती हैं। इसके अलावा फंगस कई तरह के एंजाइम बनाते हैं जो फूड प्रोसेसिंग में, डिटर्जेंट बनाने में, कपड़ा उद्योग में, यहाँ तक कि बायोफ्यूल बनाने में भी काम आते हैं। क्या कोई नए तरह के औद्योगिक उपयोग भी सामने आ रहे हैं? बिल्कुल। एक बहुत ही नया और तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है माइको मटीरियल्स का। माइको मटीरियल? हाँ, इसमें माइसीलियम यानी वो जो धागों का जाल है, उसका इस्तेमाल करके टिकाऊ और बायोडिग्रेडेबल चीजें बनाई जा रही हैं। सोचिए, पैकेजिंग का सामान, लेदर का वेगन विकल्प, यहाँ तक कि ईंटें और बिल्डिंग इंसुलेशन। ये सब माइसीलियम से उगाया जा सकता है?
ईंटें माइसीलियम से, ये तो कमाल है। हाँ, ये प्लास्टिक और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल का एक बहुत अच्छा इको फ्रेंडली विकल्प बन सकता है। इसके अलावा कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो प्रदूषित मिट्टी या पानी को साफ करने में मदद कर सकते हैं। इसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं। हम तो अभी बस कवक जगत की ताकत को समझना शुरू ही कर रहे हैं। वाह, माइसीलियम से ईंटें और लेदर, ये तो बिल्कुल भविष्य की तकनीक लगती है। हाँ, खाना, दवाई, इंडस्ट्री, पर्यावरण, मशरूम और फंगस का असर तो सच में बहुत दूर तक है। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो हमने मशरूम के बारे में कई जरूरी बातें सीखी। ये फंगस हैं, पौधे या जानवर नहीं। इनका असली शरीर माइसीलियम है जो सतह के नीचे रहता है। हाँ, और जो हम देखते हैं वो फलने वाला हिस्सा है, जिसकी बनावट मतलब टोपी, गिल्स, डंठल, वो स्पोर्स बनाने और फैलाने के लिए एकदम सही है। पोषण के लिहाज से भी अच्छे हैं। विटामिन बी, मिनरल्स, फाइबर, कम कैलोरी और कुछ तो विटामिन डी भी दे सकते हैं। और हमने ये भी जोर देकर कहा कि इनकी पहचान कितनी जरूरी है, क्योंकि खाने वाली किस्मों के साथ साथ जानलेवा जहरीली किस्में भी हैं। जंगली मशरूम के मामले में तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में हमने इनके अलग अलग इस्तेमाल देखे। खाने में तो हैं ही, पारंपरिक और मॉडर्न दवाइयों में इनकी संभावनाएं हैं, और इंडस्ट्री में एंजाइम, एंटीबायोटिक से लेकर माइक्रो मटीरियल्स और बायो रेमेडिएशन जैसे भविष्य के उपयोग भी। हाँ, और ये सब दिखाता है कि फंगस की दुनिया कितनी विविध, कितनी जटिल और कितनी संभावनाओं से भरी है। मशरूम तो बस एक छोटी सी झलक है। जैसे जैसे हम इनकी बायोलॉजी, इनकी केमिस्ट्री को और समझेंगे, मुझे यकीन है कि इनके और भी कई अनोखे और अनसोचे उपयोग सामने आएंगे। बस जरूरत है ज्ञान और सावधानी की। सही कहा। और यहीं पे एक सवाल मन में आता है। हमने दवाइयों और इंडस्ट्री के उपयोगों की बात की, कुछ तो बिल्कुल नए और भविष्य वाले लगते हैं। ये सोचना कितना रोमांचक है कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, मशरूम और दूसरे फंगस हमारी दुनिया को और किन तरीकों से बदल सकते हैं, जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। शायद बड़ी बीमारियों के इलाज या पर्यावरण की बड़ी समस्याओं के हल इन्हीं में छुपे हों। सोचने वाली बात है ये तो।